सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नोहर चैनल पर। और आज हम कक्षा 6 हिंदी विषय में पाठ 8 जिसका शीर्षक है ऐसे ऐसे। यह एक एकांकी है। एकांकी का मतलब होता है कि जिसमें एक ही अंक हो, यानी एक ही अंक में वह विषय समाप्त हो जाता है। तो इस एकांकी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विष्णु प्रभाकर जी के परिचय की। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून 1912 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गांव मीरापुर में हुआ था। अभी यहाँ पे भय लिखा है, इसको आप मैं पढ़ना, ये मुजफ्फरनगर है। विष्णु प्रभाकर की आरंभिक शिक्षा मीरापुर में हुई। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वे आगे की पढ़ाई नहीं कर सके और गृहस्थी चलाने के लिए उन्हें सरकारी नौकरी करनी पड़ी। लेकिन मेधावी और लगनशील विष्णु ने पढ़ाई जारी रखी और हिंदी में प्रभाकर व हिंदी भूषण की उपाधि के साथ संस्कृत में प्रज्ञा और अंग्रेजी में बीए की डिग्री भी प्राप्त की। तो इस प्रकार से विष्णु प्रभाकर जी ने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों विषयों में उन्होंने उपाधि प्राप्त की, उच्च शिक्षा प्राप्त की। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वे आगे की पढ़ाई नहीं कर सके और गृहस्थी चलाने के लिए उन्हें सरकारी नौकरी करनी पड़ी थी। लेकिन ये वो मेधावी थे, बहुत होशियार थे, लगनशील थे, बहुत मेहनती थे। विष्णु प्रभाकर ने पहला नाटक लिखा हत्या के बाद। वर्ष 2005 में वे तब सुर्खियों में आए, यानी कि उनको सब लोग जानने लगे जब राष्ट्रपति भवन में कथित दुर्व्यवहार के विरोध स्वरूप उन्होंने पद्म भूषण की उपाधि लौटाने की घोषणा की। इनका अन्य नाम विष्णु दयाल था। दुर्व्यवहार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार नहीं करना। अब इन्होंने जो प्रमुख रचनाएं की, उन रचनाओं की बात करते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उपन्यास उन्होंने लिखे ढलती रात, स्वपनमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा ये नाटक, हत्या के बाद, नव प्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ और 12 एकांकी। उन्होंने कहानी संग्रह भी लिखा। कहानी संग्रह उनका प्रकाशित हुआ था संघर्ष के बाद और मेरा वतन खिलौने। उन्होंने आत्मकथा लिखी पंखहीन नाम से। उनकी आत्मकथा 3 भागों में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई। उनकी जीवनी आवारा मसीहा। सम्मान, इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 11 अप्रैल 2009 को नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। अब जो हमारा जो ये पाठ है ऐसे ऐसे, इस यह एक एकांकी है और इस एकांकी के प्रमुख पात्र है मोहन। एक विद्यार्थी है, दीनानाथ उसका एक पड़ोसी है, मोहन की माँ, मोहन के पिता, मास्टर जी, वैद्य जी, डॉक्टर और एक पड़ोसिन। अब पाठ का जो सारांश है, पाठ का सारांश इस प्रकार से है कि इस एकांकी में लेखक ने एक लड़के मोहन द्वारा पेट दर्द का बहाना करके स्कूल से छुट्टी पाने का मनोरंजक दृश्य प्रस्तुत किया है। दर्द का कारण पूछने पर वह केवल ऐसे ऐसे कहता है। डॉक्टर, वैद्य, पड़ोसी उसके पेट दर्द के लिए तरह तरह के कारण बताते हैं। सारे प्रयत्न किए जाते हैं परंतु उसका पेट दर्द ठीक नहीं होता। अंत में उसके स्कूल के मास्टर साहब आते हैं जो उसके पेट दर्द का कारण जान जाते हैं। मोहन ने स्कूल का कार्य पूरा नहीं किया था, इसलिए पेट दर्द का बहाना कर रहा था। मास्टर जी ने उसे 2 दिन की छुट्टी देकर स्कूल का काम पूरा करने के लिए कहते हैं। इस प्रकार मास्टर जी उसके पेट दर्द का इलाज कर देते हैं। दर्द का असली कारण जानकर परिवार के लोग हंसने लगते हैं।
ये मैंने आपको पाठ का सारांश बिल्कुल ही संक्षेप में बताया। थोड़ा सा विस्तार से हम इसके पाठ के सारांश की बात करते हैं, थोड़ा विस्तार से। मुख्य आपको जानकारी होगी कि इस एकांकी में क्या है। इस एकांकी में मोहन एक विद्यार्थी है जो तीसरी कक्षा में पढ़ता है। उसकी उम्र लगभग 9 साल है। उसके पेट में दर्द है। माता पिता के पूछने पर वह बस यही कहता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। उसके पेट में ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है यह किसी को समझ नहीं आता। उसकी माँ उसे सेंक लेने को कहती है, गर्म पानी वगैरह उससे सेकने से, तथा डॉक्टर को बुलाती है। पड़ोस के दीनानाथ जी उसे देखने आते हैं और मोहन के पेट की जांच करके बताते हैं कि वात का प्रकोप है, इसलिए पेट में दर्द है। एक पुड़िया देते हैं और आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देने को कहते हैं। वैद्य जी ने बताया कि 2-3 दस्त होंगे और सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर में डॉक्टर भी मोहन के इलाज के लिए आ जाता है। वह उसके चेहरे को देखकर कहते हैं कि इसे काफ़ी दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब जी मोहन के पेट में कब्ज भी बताते हैं। वह कहते हैं कि मैं अभी दवाई भिजवाता हूँ, एक खुराक पीने के बाद तबीयत सुधर जाएगी। वह कहते हैं कि कभी कभी पेट में हवा रुक जाती है, इसलिए दर्द होता है। मोहन के पिता डॉक्टर साहब को 10 रुपये देते हैं, फीस के रूप में 10 रुपये देते हैं। तभी पड़ोसन भी मोहन को देखने आती है। वह चिंतित है। पड़ोसिन कहती है कि लगता है कोई नई बीमारी है। माँ कहती है कि इसने तो कुछ भी नहीं खाया। मास्टर जी को भी पता चलता है कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। वह भी मोहन के घर आ पहुँचते हैं। मोहन के पास आकर उससे कहते हैं, चेहरा उतरा हुआ है। वे कहते हैं, दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना कक्षा में रौनक नहीं रहेगी। वे बताते हैं कि मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। वह मोहन से कहते हैं कि बेशक कल विद्यालय मत आना, पर विद्यालय का काम पूरा कर लिया है ना। मोहन बताता है कि उसके कुछ सवाल रह गए हैं। मास्टर जी समझ गए कि दर्द का बहाना यही बात है, यह ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। मोहन मुंह छिपा लेता है। मास्टर जी हंसकर बताते हैं कि मोहन ने महीना भर मौज मस्ती की, स्कूल का काम पिछड़ गया, यहाँ बिछड़ने की जगह पिछड़। डर के मारे इसके पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। मास्टर जी उसे कहते हैं कि तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, उसमें काम पूरा कर लो और तुम्हारे ऐसे ऐसे दूर हो जाएगा। उसी समय पिताजी दवा लेकर आते हैं। माँ मोहन को डांट रही है कि तेरे चक्कर में 15-20 रुपये खर्च हो गए। वह पिताजी को सच्चाई बताती है। पिताजी चौंक पड़ते हैं। दवा की शीशी हाथ से छूटकर गिर जाती है। उसी क्षण मोहन उठ खड़ा होता है। एक क्षण तक सभी मोहन को देखते रहते हैं, फिर सारे हंसने लग जाते हैं। अब इस एकांकी में जो कठिन शब्द आए हैं उनकी बात करते हैं हम। हवाइयाँ उड़ना यानी घबरा जाना, हवाइयाँ उड़ना घबरा जाना। अंट शंट ऐसी वैसी चीज़ें, गड़बड़ चीज़ें यानी खराब चीज़ें। गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़। भला चंगा स्वस्थ या ठीक ठाक। चेहरा सफ़ेद होना यानी परेशान होना। बला मुसीबत आफत। वात शरीर में रहने वाली वायु के बढ़ने का रोग। गुलजार चहल पहल वाला, खुशनुमा। बदहजमी अपच। छका देना यानी परेशान करना। जान निकालना बहुत डर जाना, परेशान होना। पेट में दाढ़ी होना, बहुत होशियार होना। अट्ठास जोर की हंसी। अब इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। इसका उत्तर होगा, बैठक कक्ष में फर्श पर बहुत सुंदर नीले रंग का कालीन बिछा हुआ है यानी गलीचा बिछा हुआ है। इसके एक तरफ सोफ़ा सेट रखा है। कोने में एक छोटी सी टेबल पर टेलीफोन रखा है। दूसरी टेबल पर फूलदान रखा है जिसमें पीले और गुलाबी रंग के फूलों का गुच्छा है। सोफ़ा सेट के आगे एक टेबल है जिस पर अखबार और अन्य पत्रिकाएं रखी हुई है। कमरे के छत पर एक शीशे का झूमर लगा हुआ है। दरवाजे और खिड़की पर सुंदर से पर्दे टंगे हुए हैं। बैठक कक्ष का स्वरूप बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। प्रश्न नंबर 2।
माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? मोहन के पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। माँ ने मोहन के पेट दर्द को समझकर उसे हींग, चूर्ण और पिपरमेंट सभी देकर देख लिया, लेकिन उसे आराम नहीं मिला। पूछने पर बस वह पूछने पर बस ऐसे ऐसे होता है कहता था। यह देखकर माँ का मन घबरा रहा था। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक बार ही सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। अनेक बच्चे पढ़ाई से बचने और मौज मस्ती करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, बुखार हो जाना, सिर में दर्द, चक्कर आना, जी घबराना, होमवर्क की कॉपी घर भूल जाना इत्यादि। लेकिन मास्टर जी की अनुभवी आंखें पहचान लेती है कि कौन सच बोल रहा है और कौन बहाना बना रहा है। नाटक शब्द का आम जिंदगी में कब कब इस्तेमाल किया जाता है, सोचकर लिखो। इसका उत्तर है नाटक शब्द का आम जिंदगी में तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई दिखावा कर रहा होता है कि तू तो नाटक कर रहा है। इसका मतलब नाटक का मतलब दिखावा कर रहा है। अब इसमें भाषा की बात करते हैं हम। मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ। उपर्युक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिए गए। बाकी तीन वाक्य देखने से पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से, इसलिए इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ होता है नहीं या मनाही। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए इसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। अब अगले पृष्ठ पर एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी तीन रूप आपको सोचकर लिखने हैं। अब तीन रूप कौन से हैं? वाक्य है रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। अब विधिवाचक वाक्य है रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। अब निषेधवाचक बनेगा रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। पूछने वाला बनेगा प्रश्नवाचक, क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रख दिए? यहाँ रखे की जगह रख होना चाहिए, यहाँ रख। और आदेश देना, आदेशवाचक वाक्य बनेगा रूथ कपड़े अलमारी में रखो। तो इस प्रकार से हमारा ये शानदार पाठ था, हंसी मजाक वाला और मनोरंजक पाठ था, और ये पाठ हमारा पूरा हुआ है। तो आपने भी कभी इस प्रकार के बहाने बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाना चाहिए बहाना। लेकिन बचपन में इस प्रकार की बातें कभी कभी हो जाती है, लेकिन फिर भी वास्तव में ज़्यादा परेशान किसी को नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो सकता है आपको हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, अपना कार्य हमेशा पूरा रखना चाहिए, ताकि कभी इस प्रकार के बहाने बनाने का अवसर हमें हमारे जीवन में नहीं आए।